बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की हुकूमत और हमारे इदारे अहम किरदार अदा कर रही हैं। इंतहाई अहमियत के हामिल है ये बात कि आज जब पूरी दुनिया को कोरोना वायरस का सामना है और दुनिया भर में रकूम का एक बहुत बड़ा इन्फ्लक्स ट्रांसफ़र हो रहा है, इस तनाजुर में बिलखसूस पाकिस्तान के इदारे क्या इक़दामात उठा रहे हैं ताकि इस आड़ में किसी भी किस्म की टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोका जा सके। प्रोग्राम के फर्स्ट सेगमेंट में हम इस पर बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए आज मुझे ज्वाइन किया है शहजादा सुल्तान ने। आप डायरेक्टर जनरल हैं आउटरीच एंड कैपेसिटी बिल्डिंग की नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी की। थैंक यू वेरी मच जी सुल्तान साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। सर, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, कोविड-19 का इम्पैक्ट जो हम बात करते हैं कि जी दहशतगर्दी पर इसका इम्पैक्ट क्या होगा, कोविड-19 का, इसको आप रिलेट कैसे करते हैं जी? थैंक यू वेरी मच मंसूर, बड़ा अहम सवाल है आपका। हमें 2-3 हवालों से बहुत विजिलेंट रहने की ज़रूरत है, पूरी दुनिया की तमाम हुकूमतों को और पाकिस्तान को भी, क्योंकि पाकिस्तान दहशतगर्दी का बहुत बड़ा शिकार रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अब हालात बेहतर हैं। तो सबसे जो पहली चीज़ है वो ये कि दहशतगर्द इस पेंडेमिक को यूज़ कर सकते हैं और कर रहे हैं एक नैरेटिव बिल्ड करने के लिए कि ये जो वायरस है ये बेसिकली अल्लाह की तरफ से एक अजाब है। ये वायरस अल्लाह का एक सिपाही है जो उन लोगों की तबाही के लिए या उनके ऊपर अजाब के लिए आया है जो अल्लाह के अहकामात को नहीं मानते। अब इस नैरेटिव को जो दहशतगर्द हैं वो यूज़ कर रहे हैं ऑनलाइन रिक्रूटमेंट और रेडिकलाइजेशन के लिए। आपको पता है कि हमारे बच्चे, पूरी दुनिया के बच्चे इस वक्त जो हैं वो साइबर स्पेस में मौजूद हैं, लॉकडाउन है घरों में, तो इसलिए रेडिकलाइजेशन की उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो अलकायदा हो या आईसिस हो, ये एक इंटरनेशनल फिनोमिनन है। और पाकिस्तान भी इससे आज़ाद नहीं है। दूसरी अहम बात ये कि इस क्राइसिस के दौरान बहुत सारा चैरिटी वर्क नेक नीति की बुनियाद पे पूरी दुनिया में हो रहा है और पाकिस्तान तो चैरिटी में सरे फहरिस्त है दुनिया में। तो अदारों को बहुत विजिलेंट रहने की ज़रूरत है कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जिन पे हुकूमत पाकिस्तान के कानून के मुताबिक पाबंदी है कि वो किसी किस्म की चैरिटी में शामिल नहीं हो सकती, चैरिटी का काम नहीं कर सकती, वो किसी सूरत में चैरिटी का काम दोबारा ना करें। बाकी दुनिया भी इस पे विजिलेंट है, हमारे इदारे भी विजिलेंट। ठीक है। अच्छा सुल्तान साहब, मुझे एक चीज़ बताइएगा कि हम जब बात करते हैं कि टेररिस्ट फाइनेंसिंग, ट्रांसफ़र एंड ऑल दैट, इसको भी मैनेज करना या मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ इन दिस सिचुएशन ऑफ कोविड-19 इसको कैसे मैनेज किया जा रहा है जी? इसको 2-3 तरीकों से मैनेज किया जाता है और वही तरीके जो हैं इस वक्त पाकिस्तान में उन्हीं तरीकों से मैनेज किया जा रहा है। एक तो ये है कि हमारी जितनी बैंक ट्रांसफर्स हैं, हमारा जो रेगुलेटर है स्टेट बैंक और उसका जो एक ज़ेली इदारा है FMU, और तमाम कमर्शियल बैंक जो हैं दे आर ऑन हाई अलर्ट, दे आर वेरी वेरी विजिलेंट। किसी किस्म का जो ट्रांजैक्शन सस्पिशियस होता है वो उसको इमीडिएटली रिपोर्ट करते हैं, जिसको STR या सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, ठीक, और उसको फिर CTDs जो है इन्वेस्टिगेट करती हैं। अच्छी बात ये है कि पाकिस्तान की तारीख में ये इस हुकूमत के आने के बाद ये हुआ, पिछले 1.5-2 साल से ये प्रैक्टिस है कि CTD को एक्सेस हासिल है इन STR की और वो इनको इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। लॉ में भी इसमें अमेंड करके उनको एम्पावर किया गया है। दूसरी बात ये कि जो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट है कैश की, कस्टम्स ने अपने लॉज को इम्प्रूव किया है, अपने ऑपरेशंस को इम्प्रूव किया है। बहुत सारे करेंसी के सीजर्स उन्होंने किए हैं जिसके अंदर तफ्तीशें जारी हैं, सजाएं दी जा रही हैं। और तीसरी जो सबसे अहम बात है वो है लोकल जो रेजिंग है फंड्स, लोकल रेजिंग के ऊपर भी CTDs जो हैं वो बहुत विजिलेंट। अच्छा, आप अभी जिस तरह बता रहे हैं CTD का एक्सेस एंड ऑल दैट, तो उसके ऊपर अगर मैं ये पूछूं कि क्या लीगल एक्शंस लिए गए हैं इन दिस रिगार्ड, इफ यू वांट टू शेयर इट विद अस जी? सबसे जो अहम बात है वो ये है कि बैंक के, आपको पता है कि सीक्रेसी लॉज होते हैं और वो बैंक से जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लेनी होती है वो बड़ा मुश्किल और बड़ा लेबोरियस काम था। तो लॉ के अंदर ये अमेंडमेंट की गई कि FMU को एक फोकल पॉइंट बनाया गया, नेक्टा को फोकल पॉइंट बनाया गया, जिसके जरिए अब उस तमाम कम्बरसम प्रोसेस से गुजरे बगैर जो CTDs जो हैं उनको इमीडिएटली STRs दे दी जाती हैं, जिनके ऊपर वो तफ्तीश शुरू कर देते हैं। सो वंस STR इज रेज्ड, मतलब सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट रेज होती है, तो उसके साथ ही वो कनेक्ट हो जाती है विद द CTD एंड फ्रॉम देयर ऑनवर्ड इट्स टेकन लाइक दैट। इज दैट सो जी?
जी, एसटीआर जब रेज होती हैं तो एफएमयू पहले एक असेसमेंट करता है, एनालिसिस करता है और देखता है कि क्या ये रिपोर्ट जो है इसको हम इसके अंदर कोई चीज़ है ऐसी कोई, इसको इन्वेस्टिगेशन के लिए दें। जब वो इन्वेस्टिगेशन के लिए सीटीडी के पास आती है तो वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। उसमें दोनों सूरतें होती हैं क्योंकि ये सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है, 100% क्रिमिनल ट्रांजैक्शन नहीं होती। वो देखते हैं, उस बंदे से राब्ता करते हैं, उसकी बैकग्राउंड चेक करते हैं, मनी का सोर्स चेक करते हैं, किस पर्पस के लिए आई। इफ दे आर सेटिस्फाइड कि ये एक बोनाफाइड ट्रांजैक्शन है तो हमने शहरियों को तकलीफ भी नहीं देनी, हमने अपने बैंकिंग सिस्टम भी बर्बाद नहीं करना, ताकि जो नेक नीति से ट्रांसफर्स हो रही हैं वो काम जो है वो चलता रहे। लेकिन अगर उसके अंदर कोई क्रिमिनल एलिमेंट हो तो फिर फर्दर प्रोसीड किया जाए। ठीक, अच्छा दूसरा मुझे बताइएगा कितना इफेक्टिव है, हम अगर बात करें मेजर्स टू कर्ब दिस टेररिस्ट फाइनेंसिंग, तो इस पे क्या कहेंगे जी? इस वक्त करंटली अगर मुझे आज आप पूछते हैं कि मई 2020 में, तो मैं ये कहूँगा कि वेरी वेरी इफेक्टिव। आज से 2 या 3 साल पीछे चले जाएं तो टेररिज्म फाइनेंसिंग की इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन का ना हमारे इदारों के अंदर कैपेसिटी थी, ना ही उनको लंबा चौड़ा इसका एक्सपीरियंस था। लेकिन पिछले 1.5 से 2 साल में इस गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए हैं, क्योंकि आपको जो रिक्वायरमेंट आपकी जो होती है वो लीगल फ्रेमवर्क होता है। लीगल फ्रेमवर्क में जहां सुकम थे वो दूर किए गए। उसके बाद गवर्नमेंट की पॉलिसी चाहिए होती है जो उस लीगल फ्रेमवर्क को बैक करे। प्राइम मिनिस्टर ने फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशंस की पॉलिसी नेक्टा ने ड्राफ्ट की, प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूव की, उसको पूरे मुल्क में इंप्लीमेंट किया गया। तीसरा होता है आपका इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट और इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन। उसका बड़ा एक एलेबोरेट सिस्टम जो है वो पिछले 1.5 साल के अंदर हमने डेवलप किया जो कि काम करो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैपेसिटी, द ऑपरेशनल कैपेसिटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स, प्रोसिक्यूटर्स एंड जजेस टू हैंडल दीज क्राइम्स। तो उसमें हंड्रेड्स ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स, प्रोसिक्यूटर्स और जजेस की ट्रेनिंग की गई, और ट्रेनिंग जिन्होंने की वो टॉप नॉच एक्सपर्ट्स थे टेररिज्म फाइनेंसिंग की इन्वेस्टिगेशंस के फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। तो दिस गवर्नमेंट हैज रियली डन इन ऑल दीज सेक्टर्स अ गुड वर्क, जिसकी वजह से अब कैपेसिटी बहुत अच्छी है हमारी। बिल्कुल ठीक है। शहजादा सुल्तान साहब, थैंक यू वेरी मच जी, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम और बेस्ट ऑफ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम स्पेसिफिकली नेक्टा जी। व्यूअर्स, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और जिस वक्त हम ब्रेक से वापस आएंगे तो ज़रा सियासी मंजरनामे पे बात करेंगे और आज कुछ अंदर की बातें भी आपके साथ शेयर करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, मुझे ज्वाइन किया है अलीना शिगरी ने और सलमान आबिद साहब ने। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर पार्टिसिपेशन जी। अलीना, आपसे मैं बात का आगाज़ करता हूँ। मुझे सबसे पहले ये बताएं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहते हैं कि मीडिया के अंदर प्लांटेड शोज़ हो रहे हैं, और अगर प्लांटेड शोज़ हो रहे हैं तो मुझे फिर बताएं कि फिर ट्रस्ट लेवल किस तरह डिफ़ाइन होगा। पहले फवाद चौधरी थे, फिर उसके बाद डॉक्टर फिरदौसा शेखवान आ गई, अब शिबली फराज साहब आए हैं। अगर उनका ये ख्याल है कि मीडिया के अंदर शोज़ ही प्लांटेड हैं तो फिर आगे चीजें कैसे चलेंगी? थैंक यू सो मच मंसूर फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। सबसे पहले आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, मीडिया के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी है वो इस वक्त तक तो नाकाम बहरहाल नजर आ रही है। जिस तरह से आपने ये बात कही कि 2 साल के अरसे में विद इन दैट टाइम पीरियड हम 3 तकरीबन वुज़रा को तब्दील होते हुए देख रहे हैं। ये शिबली फराज साहब आए हैं, इससे पहले फिरदौसा शेखवान साहिबा थी, उससे पहले फवाद चौधरी साहब थे। तो अभी तक तो ये स्ट्रैटेजी इनकी नाकाम नजर आ रही है। और जो बयानिया जो इनकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए थी, जो बयानिया इनका मीडिया पे आकर एक ही पे एक बयानिए पे जो है वो सारे के सारे मुतमईन नजर आते हैं, वो अभी तक हमें नजर नहीं आ सका। अनफॉर्चुनेटली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं जिन पे इनके आपस के स्टेटमेंट्स ही जो है वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे होते हैं एक दूसरे के स्टेटमेंट से। और जो इनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो राइवलरीज हैं वो हमें आया होती हुई, हमें प्रोमिनेंट होती हुई नजर आई है ओवर द टाइम। और आपको ये भी पता होगा कि जी 2 दर्जन 3 दर्जन से ज्यादा जो है वो तो स्पोक्स पर्सन लगाए हुए हैं इन्होंने। आज अगर फिरदौसा शेखवान साहिबा गई हैं तो ये नारा बुलंद किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो चेहरा ही नहीं थी। तो ये कहने का मकसद है कि जो नॉन इलेक्टेड लोग हैं इस वक्त, जिनके पास वजारतें हैं अहम मंसूर, वो इस वक्त इलेक्टेड से जो है उनकी जंग नजर आ रही है। जो फैसले मुसल्लत किए जा रहे हैं, फिरदौसा शेखवान साहिबा भी जो है जो बयानात देती हुई नजर आई थी कि जी जो अंडर 16 उनका ख्याल था कि जी जो प्लेयर था
जिनकी तरफ वो इशारे कर रही हैं गालिबन शहबाज गिल साहब, उनके हवाले से वो यही कह रही हैं कि जी वो वजारत में जो है वो इंटरफेरेंस थी काफ़ी। तो फिर ये तमाम चीज़ें इनकी आपस में जो कि मैच नहीं कर रही और अनफॉर्चुनेटली हमें एक गवर्नेंस क्राइसिस नजर आ रहा है, क्योंकि जो इनका कोर फोकस जो प्रायोरिटी दी जा रही थी इंफॉर्मेशन को, मीडिया को, उस हद तक तो जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाकाम नजर आ रही है। नाकाम नजर, ठीक हो गया। अच्छा सलमान साहब, मुझे एक चीज़ बताएं, आप बड़ा सपोर्ट कर रहे होते हैं, बड़ा फिर सख्त भी आप लिख देते हैं इनके बारे में। ये इस सारी सिचुएशन में अगर वज़ीर आज़म, मुल्क के वज़ीर आज़म का ट्रस्ट लेवल नहीं है टॉक शोज़ के ऊपर, मीडिया के ऊपर, जिस मीडिया की वजह से वो सब कुछ बने हैं, तो फिर चीज़ें आगे हुजूर वाला कैसे चलेंगी? देखिए, एक तो पहली बात ये समझनी होगी कि सिर्फ इमरान खान साहब नहीं, कोई भी हुकूमत हो उसके मीडिया के साथ जो है दोस्ताना ताल्लुकात कम होते हैं। आपको याद है नवाज शरीफ साहब, हाँ जी, आपको याद है नवाज शरीफ साहब भी इस मीडिया से बहुत नाला थे और कहा जाता था कि उनके मुकाबले में इमरान खान को बहुत प्रमोट किया जाता है, उन पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। ये सबका प्रॉब्लम है। ठीक है। अब इमरान खान साहब ने जो एक ही उसमें कहते हैं ना सांस में कह दिया कि सारे प्लांटेड है, तो ऐसा कहना ज्यादती है। देखिए, इस मीडिया के अंदर कुछ चीजें प्लांटेड भी हो रही होंगी, इसमें कोई शुबा नहीं है, बिल्कुल अपना एजेंडा है, लेकिन साथ साथ कुछ चीजें ऐसी भी हो रही हैं जो जायज तरीके से उन पर क्रिटिसिज्म करते हैं और बहुत जायज तरीके से वो इश्यूज उठा रहे हैं जो गवर्नेंस से रिलेटेड है। अच्छा, अब मसला ये है कि क्योंकि अगर आप एक स्टेटमेंट देके मीडिया को डील करेंगे तो फिर लगेगा कि शायद आपको ये मीडिया इसलिए सूट नहीं कर रहा क्योंकि वो आप पे क्रिटिसाइज कर रहा है, आपको चैलेंज कर रहा है, आपको रेजिस्ट कर रहा है, तो ये स्ट्रेटेजी ठीक नहीं है। दूसरा मसला ये है कि पीटीआई का, जैसे भी अलीना ने कहा, कि इंटरनल क्राइसिस है, मीडिया को डील करने के मामले में कोई वाज़ेह स्ट्रेटेजी नहीं है। कल आप देखिए आशिक फिरदौस अवान ने बिल्कुल ठीक बात की है कि तो चेंज ऑफ कमांड है, अगर वो एक बंदे के पास नहीं है, एट ए टाइम कई लोग उसको चेंज ऑफ कमांड को लीड कर रहे हो, तो मामला चलता नहीं है। इसमें सिर्फ मुशीर का मसला नहीं है, आपकी वजारत इत्तलात में जो सेक्रेटरी हैं, फिर कुछ इस तरह के लोग हैं जो वज़ीर आज़म हाउस तक बड़ी रसाई रखते हैं, वो अपने तरीके से मीडिया चलाते हैं। फिर कुछ ऐसे लोग हैं जिनका जो बतौर वजीर जो है वो इस शोबे से ताल्लुक नहीं रखते, लेकिन वो आके इसके अंदर स्टेटमेंट्स देते हैं। तो इस वजह से खुद पीटीआई के अंदर भी ये प्रॉब्लम है और शायद इसी वजह से देखते हुए जो शिबली फराज की तकरीरी हुई है, जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब की तकरीरी हुई है, वो इसी मीडिया मैनेजमेंट को देखने के लिए हुई है। अब ये कह देना कि ये नतीजा खेज होगी, ये फौरी तौर पे वो बेहतर नताइज दे सकेगी, बड़ी अभी अर्ली बात होगी। लेकिन एक बात नजर आ रही है कि अगर आप शिबली फराज को भी और जनरल आसिम सलीम बाजवा को भी फ्री हैंड देंगे और उनके साथ बाकी लोगों की जो इंटरवेंशन है उसको खत्म करेंगे। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने देखी, जितने लोग वहां से हुकूमत से बाहर निकल रहे हैं, हुकूमत के अंदर से, वो बार बार आजम खान साहब का नाम लेते हैं। हाँ, कि जी उनकी इंटरवेंशंस बहुत हैं। हाँ, अच्छा, अब अगर आप ब्यूरोक्रेसी की मदद से सिस्टम को चलाने की कोशिश करेंगे तो वजीर आजम साहब को जरा फवाद का तजर्बा भी ध्यान में रखना चाहिए कि उन्होंने कहां पहुंचाया है नवाज शरीफ साहब को। तो मैं ये कह रहा हूं कि मीडिया में अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा। इस मीडिया में जो है कहीं सीरियसनेस भी है, कहीं आपको नॉन सीरियसनेस भी है, कुछ आपको प्रोपेगेंडा भी नजर आ रहा होगा। लेकिन अगर आप एक ही स्टेटमेंट में ये कह दें कि सारा का सारा मीडिया प्लांटेड है, तो फिर मैं समझता हूं ये बड़ी ज्यादती होगी उन लोगों के साथ जो सीरियस संजीदगी के साथ उन इश्यूज को उठाते हैं जो पीटीआई के साथ गवर्नेंस के हैं। देखिए ना, बहुत से लोगों को, मुझ समेत, हमें पीटीआई से बड़ी तवक्कुआत थी। हम आज भी जब मैं अपने कालमों के अंदर उनको चैलेंज करता हूं पीटीआई की गवर्नमेंट को कि ये चीजें ठीक नहीं है, मिसाल के तौर पे लोकल गवर्नमेंट के मसले हैं, मिसाल के तौर पे गवर्नेंस के मसले हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई आपका दुश्मन हो गया है, वो सिर्फ आपको क्रिटिसाइज इसलिए करता है कि वो समझता है कि आपकी हुकूमत की डायरेक्शन ठीक नहीं है। आप उसको इस अंदाज से लें। सारे मीडिया को जब आप एक तरीके से देंगे तो बिला वजह आप मीडिया के अंदर अपने लिए मसाइल पैदा करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा अलीना, मुझे एक चीज बताइएगा। एक पॉइंट मैं ऐड करना चाह रही थी कि एक और चीज ये भी आपने नोटिस किया होगा कि जो अहम गुजरा हैं, वो टीवी पे आने से गुरेज कर रहे हैं। वो आप देख होंगे कि वो नहीं आके, चाहे वो जितने भी इंपॉर्टेंट इश्यूज हो उस पर आके कमेंट नहीं कर रहे, वो गुरेज करते हैं मीडिया अपीयरेंसेस से। कुछ ये भी बात बीच में की जाती थी, आपको याद होगा कि इमरान खान साहब खुद व्हाट्सएप की वीडियोस शेयर करते थे वुज़रा के साथ, तो फिर कहते थे कि जी बहुत अच्छा बोला है। फिर मोहतात भी किया गया वुज़रा को जो है वो टीवी अपीयरेंसेस से लेकर। अच्छा ठीक है अलीना, मैं सॉरी, मुझे थोड़ा सा एक चीज चाहिएगा। 6 से 7 बंदे इन्होंने मंसूर खुद ही लगा दिए थे। आपको याद होगा यूसुफ बेग मिर्जा साहब, ताहिर खान साहब, इफ्तिखार दुरानी साहब, अभी भी शिबली फराज साहब और आसिम बाजवा साहब के अलावा अभी भी काफी ऐसे लोग भी हैं जो कि काम कर रहे हैं, जो कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा जिस तरफ इशारे कर रही हैं, वो तमाम चीजें एग्जिस्ट करती है। वो काफी लोग इस वक्त मीडिया को लेके और जो बयानिए को लेके वो जो है वो बात कर रहे हैं। अच्छा अलीना, मुझे एक चीज़ बताइएगा, बल्कि आप दोनों से ये सवाल है, शॉर्टली मुझे बताइएगा क्योंकि मैंने फिर 18वीं तरमीम की तरफ जाना है। मुझे एक चीज़ बताइएगा, जब आप किसी को फेडरल मिनिस्टर बना देते हैं
बहुत अच्छी चीज़ें आपने बनाया। उसके बाद आप जनरल आसिम बाजवा को बनाया, हु वाज अर्लियर DG ISPR। एक नैरेटिव की जंग जो पाकिस्तान ने लड़नी है उसमें ही विल प्ले अ वेरी वाइटल रोल। लेकिन फिर हम उसके साथ देखते हैं कि जो कल परसों, हफ्ता पहले, 2 साल पहले आपकी पार्टी में आए, अब वज़ीर आज़म हाउस में विदाउट एनी फंक्शनल टाइटल वहाँ पर काम कर रहे हैं, वो भी स्पोक्स पर्सन बन गए हैं, वो भी ऑफिस जो है इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का वो इस्तेमाल करते हैं। क्या ये ठीक रवैया है? अगर कल को जब ऑपोजिशन हुकूमत में थी तब ये गलत रवैया था, तो आज भी फिर ये गलत रवैया है? मंसूर, जिस तरह एक बीच में मैंने बात मेंशन की, 3 दर्जन से जायद इस वक्त स्पोक्स पर्सन प्राइम मिनिस्टर के वो अपना काम कर रहे हैं, जिनमें जिनकी सियासी वाबस्तगियां कहीं और दूसरी जमातों के साथ थी। उमर अयूब साहब, हफीज शेख साहब, रजाक दाऊद साहब, ये तमाम जो है, और भी बड़ी फहरिस्त है जो कि नदीम बाबर साहब, ये तमाम लोग हैं जो इलेक्टेड नहीं है। तो एक जंग तो पहले इस हवाले से ही है और इनकी जमात के अंदर ही है कि जो नॉन इलेक्टेड लोग हैं वो आके इलेक्टेड के साथ जो है वो आमने सामने खड़े हैं और इनको इतनी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज दी हुई है। कल को जो है ये उठा के अपने बैगेज जो है वो चले जाएंगे और उसके बाद जो फॉल आउट होता है पॉलिसीज का, वो भी, वो जो शायद खाकान अब्बासी साहब ने, आपको याद होगा, असेंबली में बात की थी कि फॉल आउट पॉलिसीज का देखने के लिए भी मौजूद हो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है। की हुकूमत है जो कि ये तमाम नारे जो है वो गुज़िश्ता हुकूमत के दौर में जो है वो करती हुई बतौर ऑपोजिशन नजर आती थी कि जी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा, और अब वही सब कुछ हो रहा है। ठीक हो गया। अच्छा सलमान साहब, मुझे एक चीज़ बताएं, हम लोग हमेशा बात करते हैं बयानिए की जंग, लेकिन ये मैं अब दूसरे बयानी की बात कर रहा हूँ। जब आप सियासत में, हुकूमत में होते हैं तो आपका बयानिया फ़र्क होता है, और जब आप अपोजिशन में आ जाते हैं तो बयानिया फ़र्क हो जाता है। 18वीं तरमीम के अंदर शाहिद खाकान अब्बासी साहब का अर्लियर वंस ही वाज द प्राइम मिनिस्टर व्यू फ़र्क था, आज जब दे आर इन द अपोजिशन व्यू पॉइंट फ़र्क है, क्यों? देखिए, पाकिस्तानी सियासत का एक बड़ा अलमिया है कि हम 2 फेस रखते हैं। एक फेस होता है हमारा हुकूमत में करने का और एक फेस होता है हमें अपोजिशन के अंदर करने का, और दोनों में बड़ा वाज़े तज़ादात है। आप इमरान खान की सियासत को देखें, आप नवाज शरीफ की सियासत को देखें, आप बेनज़ीर मरूमा की सियासत को भी देखेंगे, आपको लगेगा कि वो हुकूमत में कुछ और होते हैं, अपोजिशन में कुछ और होते हैं। तो ये तो एक हमारा ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट है, एक बात। दूसरी बात देखिए, बात यह है कि 18वीं तरमीम जो है ना, वो कोई पुरानी आयत तो नहीं है यार। बिल्कुल ठीक। अब सिंपल बात यह है कि उसको अगर कोई अमेंडमेंट होनी है तो किसने करनी है? पार्लियामेंट ने करनी है ना। अब पार्लियामेंट में PMLN भी बैठी हुई है, पीपल्स पार्टी भी बैठी हुई है, JUI भी बैठी है, ANP भी बैठी है, PTI भी बैठी है। अच्छा, अब ये जो जमातें बैठी हैं, मुस्लिम लीग काफ भी है, अगर कोई तरमीम होगी तो पार्लियामेंट के जरिए होगी, क्योंकि आपको पता है इसमें तरमीम जब आपको करनी है तो 2/3 मेजॉरिटी भी चाहिए ना। बिल्कुल। इसलिए पहली बात तो हमें इसमें घबराना नहीं चाहिए। एक बहस है, पार्लियामेंट का फोरम है, उस पर बहस हो सकती है, घबराना नहीं है, घबराना नहीं चाहिए। देखिए, बात उसकी वजह क्या है, हम इसको एक बड़ी मुकद्दस तरीके से चीजों को बना के पेश कर रहे हैं कि शायद इस पर बात नहीं हो सकती, होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात यह है कि 18वीं तरमीम का जो बुनियादी एसेंस था वो क्या था? वो ये था कि वफाक अपने इख्तियारात सूबों को दे रहा है और सूबे अपने इख्तियारात नीचे डिसेंट्रलाइज करेंगे डिस्ट्रिक्ट्स को। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि ये 2010 के अंदर जब 18वीं तरमीम आई, आज इसको 10 साल हो गए ना, इन 10 सालों में पीपल्स पार्टी की तो माशाल्लाह 2 टेन्योर रहे ना, और PMLN के भी 2 टेन्योर रहे हैं। सवाल यह है कि हमारी सूबाई हुकूमतों ने 18वीं तरमीम के तहत सूबों में क्या परफॉर्म किया है, इस पर भी तो बहस होनी चाहिए ना, क्योंकि वहां ना आपने डिसेंट्रलाइजेशन की, ना वहां आपने लोकल गवर्नमेंट्स बनाई, ना वहां आपने एजुकेशन और हेल्थ के सेक्टर के अंदर बड़ी रिफॉर्म्स की हैं। तो इसलिए कुछ लोग सवाल उठाते हैं। दूसरा सवाल उठ रहा है कि जी NFC अवार्ड के बारे में। अब मैं ये नहीं कह रहा कि 18वीं तरमीम मुकम्मल रूल आउट करने के बाद मैं कम से कम इसका हामी नहीं हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर उस पर कोई बहस है, गुंजाइश है, तो उसको एक संजीदा अंदाज इख्तियार किया जाए। ये जो तरीकाकार हम यहां पर इख्तियार कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, और इससे हम चीजों को गुडमुड कर रहे हैं। अब यही खाकान अब्बासी साहब ने, जैसे आपने उनकी मिसाल दी कि जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो वो कहते थे वफाक का रोल क्या रह गया है 18वीं तरमीम के बाद, तो वो कह रहे थे कि नहीं जी, वफाक का इसके अंदर रोल बढ़ना चाहिए। NFC अवार्ड के बारे में उनका वो इंटरव्यू क्लिप मौजूद है। इसी तरीके से इमरान खान साहब उस वक्त कुछ और कहते थे, आज कुछ और कह रहे हैं। तो ये हमारी पॉलिटिकल जो है ना, जिसे कहते हैं डायलेमाज है, कि हम हुकूमत और अपोजिशन में 2 फेस रखते हैं। जो हमें अच्छा लगता है वो अपोजिशन में इस्तेमाल करते हैं, जो हमें अच्छा लगता है हुकूमत में आके उन मसलियतों के तहत वो इस्तेमाल करते हैं। तो इस वक्त जो 18th अमेंडमेंट के ऊपर पॉलिटिक्स हो रही है, मैं ये समझता हूं कि उसमें वाकई सियासत हो रही है। हम उसको कॉन्स्टिट्यूशनल
चीजों से डील करने की बजाय अपने अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट की बेसिस पे उसको डील कर। ठीक हो गया। अच्छा अलीना, 18वीं तरमीम बड़ी हम लोग डिस्कशन आजकल हो रही है। मैं कल प्रोग्राम कर रहा था, उसके अंदर अपोजिशन का ये ख्याल है कि जी ये जो इनके वैलिड कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करना चाहिए, उनको एड्रेस पार्लियामेंट में आके करना चाहिए, इनको अगर हमें कन्विंस कर लेंगे तो बिल्कुल उस पर होना चाहिए। लेकिन ये जो टाइमिंग्स है, ये टाइमिंग्स बड़ी गलत है। इस वक्त एक तरफ हम कोरोना से लड़ रहे हैं और उनका ये ख्याल है कि कब्जा करने की खातिर ये सब कुछ किया जा रहा है, जिस पे एग्जांपल भी आई फैसल वाडा ने जिस तरह कहा है कि जी हम तो गवर्नर, आप लोग तो कुछ नहीं कर सकते, हम लोग तो गवर्नर राज की भी उन्होंने थ्रेट की। कहते हैं जी ये एक्चुअली में पॉलिटिक्स हो रही है। और जो सलमान भी बात कर रहे हैं, इट्स वेरी मच वैलिड कि अगर आपने एक चीज़ को एड्रेस करना है तो फिर तो आपको सबको सेम पेज पर लेकर चलना है। लेकिन डजंट फील लाइक दे ऑल आर ऑन सेम पेज। आई एग्री। इस वक्त एक तरफ सियासत, हम कहते थे ना कि सियासत हो रही है मुल्क में, इस वक्त कोरोना पे भी सियासत हो रही है। हर चीज का इस वक्त जो फोकस आपका होना चाहिए, जो प्रायोरिटी होनी चाहिए, जो इस वक्त दुनिया भर की हुकूमतों की नजर आ रही है, वो कोरोना वायरस से जो जंग लड़ी जा रही है उसके ऊपर होनी चाहिए। ये डिबेट जो है 18th अमेंडमेंट की, आपको याद होगा जैसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत इनकी कायम हुई थी, उसके बाद भी ये सोचा छोड़ा गया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को उस वक्त और दीगर ऑपोजिशन की जमातों को लगता था कि कोई कॉन्स्पिरेसी बिल्डअप हो रही है, शायद फेडरेटिंग यूनिट्स की जो ऑटोनॉमी है उसको कर्व करने के लिए कुछ कोशिशें की जा रही हैं। इस वक्त भी जब ये डिबेट, डिफरेंट सिर्फ ये बात है कि कायरा साहब भी कह रहे हैं कि हाँ जी रिविजिट होना चाहिए, शायद खकान अब्बासी साहब का भी आपने हवाला दिया कि उन्होंने भी कहा 18 को रिविजिट करना जरूरी है। तो ये चीज एक मुख्तलिफ नजर आ रही है। लेकिन जिन्होंने ये शोशा छोड़ा है ना मंसूर, उन्होंने डेफिनेटली अपना होमवर्क जरूर किया होगा। किसी बेसिस के बगैर जो है ये डिबेट छेड़ी नहीं जा रही। ऑल्दो के यू आर राइट, फोकस हमारा शुड बी ऑन फाइटिंग कोरोना वायरस, जो कि जिसके इस वक्त केसेस की तादाद जो है दिन ब दिन हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। बट यहाँ पर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पंजाब में बन सकती है, सेनेट में संजरानी साहब जो है वो चेयरमैन सेनेट के बन सकते हैं, तो फिर 18th अमेंडमेंट भी एट द एंड ऑफ द डे हो जरूर सकती है। बट लाइक सलमान साहब सेड, 2/3 मेजोरिटी की जरूरत है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त सेंटर में भी जो फ्रेजाइल पोजीशन नजर आ रही है इस वक्त, कि जरा भी वोट जो है वो 2-3 इधर उधर होंगे तो उनकी हुकूमत भी सस्टेन करना भी मुश्किल हो जाएगी। तो 2/3 मेजोरिटी आपको हासिल करना जरूरी है। बट लाइक आई सेड, बड़ी कुछ ऐसी इंस्टेंसेस का भी मैंने हवाला दे दिया कि जो हो सकती है। सिंदरानी साहब को लाख, हाँ सब कुछ हो सकता है जी, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अच्छा सलमान साहब, ये 18th अमेंडमेंट, इसके बाद थोड़ा सा और सियासत पे चलते हैं। 18th अमेंडमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, NFC, इसके अलावा चौथी कोई चीज़ नज़र नहीं आती। जो वफाक का इस वक्त व्यू पॉइंट है कि जी हम लोग जब सारा कुछ सूबों को दे देते हैं तो वी एंड अप एट ज़ीरो, और जब इस पोजीशन में हम लोग होते हैं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। वो सिर्फ एक इस्लामाबाद की टेरिटरी है जिसके अंदर हम लोग होते हैं। अगर हम लोगों ने चीज़ों को एड्रेस करना है, हेल्थ को एड्रेस करना है, एजुकेशन को एड्रेस करना है, तो हमें उसमें शेयर चाहिए और हम उसको मॉनिटर करें, चाहे कुछ परसेंटेज हो, लेकिन मॉनिटरिंग हमारे पास हो उस चीज़ की। क्या व्यू है आपका? लेकिन बात यह है कि 18th अमेंडमेंट का जो बुनियादी फायदा है ना, वो उस सूरत में होगा जब आपके सूबे जो हैं वो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक परफॉर्म करें। और अगर वो एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड जो लोगों के बुनियादी मसले हैं, अगर वो उसको वहां पे रिजॉल्व करना शुरू कर दे और वफाक की तरफ कम देखे और अपने वसाइल खुद जनरेट भी करने की कोशिश करे ना, तब तो इस 18th अमेंडमेंट का फायदा होगा। अभी तो 18th अमेंडमेंट का फायदा क्या हुआ है? 18th अमेंडमेंट का फायदा ये हुआ है कि आपके यहाँ वहां जो सूबाई रूलिंग एलीट तबका है ना जी, उसने उसके ऊपर कब्जा किया हुआ है। वो नीचे पावर को डिवॉल्व करने के लिए तैयार नहीं है। वो आप देखिए ना, कितने मिनिस्टर्स हैं जो बाख्तियार हैं, कितने अरकान असेंबली बाख्तियार हैं, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन करवा देते हैं, वो बाख्तियार नहीं होते। आर्टिकल 140A के तहत आप उनको एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर देने के लिए तैयार नहीं होते। तो मेरा कॉन्टेक्स्ट सिर्फ ये है कि अगर आप सूबे जो है एक 18th अमेंडमेंट की, आपको याद है जिस वक्त ये कहते थे कि जी वफाक ने सारे हिस्से चीजों पर कब्जा किया हुआ है और सूबाई खुद मुख्तारी जो है ना वो वायलेट होती है। अच्छा, अब जब वफाक ने 2010 में ये सारे इख्तियारात सूबों को दिए, तो अब आप तो सूबे तो खुद मुख्तार हो गए ना। लेकिन मैं हमेशा से कहता हूं मंसूर कि जब तक आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर भी ऑटोनॉमी नहीं डेवलप करेंगे तो आपकी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी नहीं बन सकती। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है वो लिंक करती है आपके डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमी के साथ। अब उस पर हम काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से नतीजा नहीं निकल रहा। उसमें वफाक की फ्रस्ट्रेशन भी है। वहां आप सूबों में जाके लोगों से जरा एक सर्वे करवाए ना 18वीं तरमीम के ऊपर, लोग कहेंगे हमें मिला क्या है। हमें तो पसमानदगी मिल रही है ना। आपका एजुकेशन लिटरेसी में क्या डेवलप हुआ है? अब आपको कोरोना के अंदर पता चला कि आपका हेल्थ सेक्टर कहां खड़ा है, आपने उसमें कोई काम ही नहीं
नहीं किया, पैसे तो आए हैं, वो पैसे कहां लगा दिए आप सब लोगों ने, ये बुनियादी नौयत का सवाल है। व्यूअर्स एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, जिस वक्त हम ब्रेक से जरा आते हैं तो अलीना मुझे जरा ब्रेक लेने दीजिएगा जी, मैं बिल्कुल आपके पास आता हूं। व्यूअर्स एक ब्रेक लेते हैं, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। अलीना मुझे एक चीज़ बताएं ज़रा, ये जो हम बात कर रहे हैं 18वीं अमेंडमेंट और उसके बाद प्रोविंसेस तगड़े नहीं है, तगड़े हो गए हैं, वफा कमज़ोर हो गई है, इस सारी सिचुएशन के अंदर वो जो एक लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर था जिसके ऊपर बल्दियाती निज़ाम जिसकी हम बात करते थे, वो हमारे नाजिम होंगे, वो पता नहीं क्या कुछ करेंगे ना, सिंध के अंदर वो हो रहा है, पंजाब में वो उन्होंने तोड़ दिया है। सो प्रैक्टिकली सिर्फ बादशाहत मेरी होगी, दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। इज दैट सो? Unfortunately, yes, this is the case. इस अमेंडमेंट को भी लेकर जो एक परसेप्शन या व्यू कह लीजिए जो पाया जाता है वो यही है कि वफाक जो है इसको समझा जाता है कि जी वफाक को जो स्टेट है, रियासत है, उसको कमज़ोर किया इस अमेंडमेंट ने, और जो पाकिस्तान की जो इस वक्त माशी बहरान है या माशी मसाइल है पाकिस्तान के, उसके एक मेजर इसको एक रीज़न कंसिडर किया जाता है इससे। लेकिन लाइक सलमान साहब ऑल्सो सेड कि जब तक लोकल गवर्नमेंट को आप पावर्स उस तक डिवॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप इसमें बेहतरी लाई जा सकती है, निज़ाम में बेहतरी आप बिल्कुल लेकर आ सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा हर्डल जो है इस वक्त सियासी जमातें हमें खुद नजर आ रही हैं। तो ये जब ये अमेंडमेंट लेकर आई भी गई थी तो तब भी आपको याद होगा कि ये शायद इस नजरिए से भी लेकर आ रहे थे कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी न्यू कि जी सिंध में उनकी हुक्मरानी रहेगी, पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को पता था कि जी उनकी हुक्मरानी रहेगी, इसको जिस नीयत से भी लेकर आया गया, बट बहरहाल जब तक लोकल गवर्नमेंट को पास ऑन नहीं किया जाएगा, डिवॉल्व पावर्स नहीं होते हुए नजर आएंगे, तब तक आप इसमें एक बेहतरी या एक सही मानों में जो एक अगर आप आवाम की जो है वो फलाह बहबूद की बात करते हैं तब तक आप काम नहीं करते हुए नजर आ सकते। देखो ठीक है। अच्छा एक और थोड़ा सा आगे चलते हैं। सलमान साहब मुझे एक चीज़ बताएं, हम लोग बड़ी डेमोक्रेसी की बातें करते हैं, जमहूरियत की बातें करते हैं, हमारे सियासतदान हमें, अभी हमारे एक बड़े सीनियर कुलीग हैं सुहेल वड़ायत साहब, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है और उसके अंदर उन्होंने कहा कि मैं शहबाज शरीफ को मिला, शहबाज शरीफ के पास दो कोई पता नहीं जर्नलिस्ट आए हुए थे, उन्होंने कहा कि मुझसे तो ये तक बिहाइंड डोर्स ये फाइनल हो गया था कि कैबिनेट में कौन कौन होगा एंड ऑल दैट। तो फिर आज जब ये नारे लगते हैं कि इमरान खान सिलेक्टेड है या फलाना सिलेक्टेड है, तो फिर सिलेक्टेड कौन है? मुझे तो अब यही नहीं समझ आ रही इलेक्टेड कौन है और सिलेक्टेड कौन है। कि अगर हम अपनी सियासी तारीख को देखें मंसूर साहब, कौन सी सियासी जमात है इंक्लूडिंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिली भगत करके अपने मामलात नहीं किए? अब पीएमएलएन की तो चले पूरी हिस्ट्री है ना, अभी जब सेनेट के इंतखाबात हुए थे आपको याद होगा, अभी जैसे अलीना ने भी कहा, उससे पहले बलूचिस्तान की हुकूमत खत्म हुई तो आसिफ अली जरदारी साहब किसके साथ खड़े हुए थे? उसी एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हुए थे ना। प्रॉब्लम क्या है यहाँ? एक तरफ आप जमहूरियत को, कानून की हुक्मरानी को, वोट की ताकत को, सिविल सुपरमेसी को, पार्लियामेंट की बालादस्ती को एक सियासी हथियार के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जाते आप उसी दरबार में जहां से आपको पता है कि इक्तदार मिलता है। अच्छा, अब ये जो नवाज शरीफ साहब बड़े बड़े नैरेटिव बिल्ड कर रहे थे, क्या उन्होंने कभी अपने भाई के खिलाफ कभी कार्रवाई की है? इस इंटरव्यू के बाद भी वो कोई कार्रवाई करेंगे कि भाई मैं तो वोट की जंग लड़ रहा था और तुम फौज के साथ बैठ के काबीना और ये सारी चीजें मिलकर तय कर रहे थे? वो कभी नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों भाई एक ही डगर पे हैं। एक अपने पॉपुलर स्टांस को लेता है, दूसरा जो है वो रात के अंधेरे में जाके जो है ना वो पसे पर्दा कुव्वतों से मिलकर अपने मामला तय करता है। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली सियासी जमातें जो हैं वो अपने आप को एक डेमोक्रेटिक करैक्टर में पेश करने के लिए तैयार नहीं है। उनकी अपनी सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत नहीं है, वो जो है एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिली भगत करके वो सारे मामला चलाते हैं। यहां बड़ी मासूमी से कह देते हैं आप लोग कि जी शहबाज शरीफ साहब का तो ये जी एक वो हमेशा से सोचते हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब ऐसे नहीं सोचते। भी मैं कहता हूं अगर नवाज शरीफ साहब नहीं सोचते तो वो कम से कम बतौर पार्टी सरबरा सबसे पहले तो अपने भाई के खिलाफ कार्रवाई करें ना, तो फिर हम देखेंगे बाकी वो बड़ी सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट की बातें कर रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें जो है जाहिर करती हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी जमातें हैं वो खुद को अवाम के साथ मुनज़्ज़म करने की बजाय पसे पर्दा कुव्वतों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। अलीना, वोट को इज्जत दो और वोट मुझे क्यों निकाला एंड ऑल दैट, और उसके बाद जब ऐसी चीजें पता चलती हैं, सरफेस होती हैं, तो फिर कितना ट्रस्ट लेवल हमारा होगा डेमोक्रेसी के ऊपर, हमारे लीडरान के ऊपर, जिनको आप, मैं और सलमान आबिद, हम जैसे कुछ लोग वोट देते हैं और हम यकीन रखते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत होनी चाहिए, पार्लिमानी निज़ाम होना चाहिए।
ये इसी को शायद उसने जमहूरियत कहते हैं। ये बार बार जो है अपने एक स्टांस पे भी नहीं मुसलसल डटे रहते हैं। यही हमने कुछ देखा है सियासत में, आवाम को जो है वो एज ए टूल इस्तेमाल किया गया है इलेक्शन से कबल या अपने अपने मफाद के लिए। चाहे अगर आपको वोट्स हासिल करने हो उसके लिए आप GT रोड रैली निकालते हैं, नवाज शरीफ साहब ये आवाम से जो है वो वादे करते हैं और उसके बाद जो है वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं, चाहे वो इलाज के लिए ही सही। आप ये देखें कि अलमिया ये इस मुल्क में नजर आता है कि आम आदमी के लिए तो आप हेल्थ केयर, अभी हम निज़ाम पे बात करेंगे ना मेरे ख्याल से मंसूर के, इस वक्त जो अस्पतालों की हालत है इसी अवाम से वोट लिया गया और इतनी दहाइयों से जो ये अवाम इनको एज अ प्रॉमिस वोट देती रही, ये सोच के कि शायद उसकी ज़िंदगी में एक सही मानों में इम्प्रूवमेंट, एक तब्दीली ये लेकर आएंगे। आज को हाल ये है कि ये खुद भी अपना इलाज इस मुल्क में नहीं करा सकते। ये मुल्क से बाहर जाते हैं इलाज मुआवजे के लिए। अस्पतालों की हालत इस वक्त ऐसी है कि लोग दम तोड़ रहे हैं यहाँ पर सरकारी अस्पतालों की। इमरान खान साहब कहते हैं कि अभी मैं सरकारी अस्पतालों को फिक्स करूंगा, तो हालत तो ये रही है इतने दिहाइयों से इस मुल्क में। एजुकेशन का निज़ाम जो है वो आपके सामने, लिटरेसी रेट हम ऊपर ले जाने में नाकाम नजर आए हैं। स्कूलों की हालत इस वक्त जो है वो सिंध के आप चले जाएं आप दही इलाकों में जो इस वक्त हाल नजर आता है। तो क्या कह सकते हैं, ये सियासत में कोई हरफ आखिर नहीं, अपनी स्टेटमेंट्स जो है वो बदलते रहते हैं। तो फिर हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, घबराना नहीं है हम सब ने। ये तो इमरान खान साहब कह रहे हैं, मेरे ख्याल से वो खुद भी इस वक्त घबरा जरूर रहे होंगे जो इस वक्त हालात नजर आ रहे हैं। अच्छा, जो उनके ठीक। अच्छा सलमान साहब, मुझे एक और चीज़ बताएं। आजकल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वाजिद ज़िया साहब जो अब DGFIA लगे हैं, आपको याद होगा, वो आजकल बड़े पसंद आ रहे हैं। मुझे नहीं पता क्यों, मैंने कहा मैं एक आपसे पूछ लूं। और दूसरा मुझे एक चीज़ बताएं, बैंक करप्सी की बात होती है ना, हम लोग बचपन से, अब तो हम भी बूढ़े होने लग गए हैं, हम सुनते आ रहे हैं कि जी पाकिस्तान बैंक करप्ट होने लगा, लेकिन जितने हमारे ये पॉलिटिशियंस हैं, जितने बिग टाइकून्स हैं, इनमें से कोई बैंक करप्ट नहीं होता। ये पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हमारी सियासी तारीख का हिस्सा है कि अगर फैसले हमारे हक में आ रहे हो तो पार्लियामेंट भी बहुत अच्छी है, सियासत भी अच्छी है, जमहूरियत भी अच्छी है, अदालतें भी अच्छी हैं, एस्टैब्लिशमेंट भी अच्छी है, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी भी अच्छी है। लेकिन अगर फैसले हमारे खिलाफ आ रहे हैं तो ये सब जो है नेक्सस बन जाते हैं और हमारे खिलाफ साजिश करते हैं। अब अगर वाजिद ज़िया आज अच्छे हैं PMLN के लिए, तो फिर उस वक्त भी अच्छे थे जब उन्होंने नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला दिया। ये जो हमारा सिलेक्टिव किस्म का परसेप्शन है ना चीज़ों को देखने का, कि अगर फैसला हमारे हक में आएगा तो ठीक है, अगर नहीं आएगा तो इसका मतलब है ये सारी की सारी बदनवानी है और ये सारी की सारी साजिश है। एक तो ये प्रॉब्लम है, सबके साथ रहा है। एक दूसरी बात यह कि देखिए, जो बैंक दिवालिये की बात हम करते हैं ना, हमारे यहाँ इकोनॉमिक जार्गन भी अब देखिए किस किस्म के होते हैं। हर आने वाली हुकूमत ये कहती है कि हमें मिला है खजाना खाली और हमने बड़ी मुश्किलों से ना उसको तिनका तिनका करके, जैसे कहते हैं, जोड़ा है और हम मुल्क को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और पिछले जो है ना वो लूट के खा गए। अभी इमरान खान के बाद कोई हुकूमत आएगी, वो कहेंगे इमरान खान बर्बाद कर गया, इमरान खान कह रहा है नवाज शरीफ बर्बाद कर गया। अच्छा, सवाल ये है कि चले आपको एक बर्बाद मुल्क मिला है, मान लेते हैं ना, आपने कहीं ना कहीं से तो अपनी स्टार्टिंग पॉइंट शुरू करना है ना, कि उसको आपने स्टेबल करना है। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर हम भी वही तरीका इख्तियार कर लें जो माजी के हुक्मरान कर रहे हैं और उसी तरीके से पैसे ले लेके जो है ना वो हम जाया करते रहें। मिसाल के तौर पे अब आप देखिए ना कि जितना, मैं तो हमेशा से कहता हूं, इस बात का हामी रहा हूं कि जितना पैसा हमें बाहर से इमदाद की सूरत में आता है ना, इसका एक बाकायदा फाइनेंशियल एंड सोशल ऑडिट होना चाहिए कि ये पैसे हमने कहां खर्च किए, किस मद में खर्च किए, किस मद के लिए मांगे थे। आप देखिएगा एक बहुत बड़ा स्कैम जो है ना वो निकल कर आएगा कि पैसे हमने लिए एजुकेशन के लिए, पैसे हमने लिए हेल्थ के लिए, पैसे हमने लिए गरीब लोगों के लिए और खर्च किए इस रूलिंग एलीट के ऊपर। ये वो तजाद है जिसकी वजह से हम जो है ना पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी जो है ना वो एक बड़े बुरहान के अंदर नजर आती है, क्योंकि आम आदमी को उसमें से रिलीफ नहीं मिलता। अच्छा अलीना, थोड़ा सा आगे चलते हैं। वो भी बात हो गई थी वाजिद ज़िया साहब की, तो वो आटे और चीनी का स्कैंडल, वो ऐसी चीज़ें ज़हन में आ जाती हैं। एक्सपेक्टेड है कि जहांगीर तरीन साहब, जिनका नाम सबसे इसमें हिट लिस्ट के ऊपर है एंड ऑल दैट, जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैं थोड़े दिन पहले अलीना शेख रशीद साहब का इंटरव्यू करा था, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा शेख साहब मुझे एक चीज़ बताएं, जब जहाज़ों में ये लोग आ रहे थे सारे और जॉक PTI को ज्वाइन कर रहे थे, उस वक्त खान साहब को नहीं पता चला, ये एकदम फिर पता चला एंड ऑल दैट। तो शेख साहब का कहना था मैं तो उस वक्त भी मना करता था, बस इतना था। सो मतलब अब सुना है कि कोई नया सरप्राइज़ एक्सपेक्टेड है, जो कुछ लोग कहते हैं, जो फाल निकालते हैं कि जी जहांगीर तरीन की तरफ से कोई नया सरप्राइज़ आने की उम्मीद हो रही है। आपका क्या ख्याल है इस पर?
लेट्स सी इस वक्त मलबा जो है उन पर काफ़ी भारी नज़र आ रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिगेशंस जो कि मंजर आम पर आई हैं, जो हमें जो सोच भी नहीं सकते थे हम कि इमरान खान साहब के इतने करीब तरीन जो है जो उनके साथी कंसिडर किए जाते हैं, उनका नाम भी सामने नजर आएगा इन्वेस्टिगेशंस में, और जो डिटेल्स मंजर आम पर आई हैं और अब जब कमीशन अपनी रिपोर्ट जो है वो सामने लेकर आता है तो लेट्स सी उसमें कितने बड़े बड़े धमाके जो है वो सामने आते हैं। अभी भी बहरहाल रिपोर्ट जो है जो आई शुगर के हवाले से, जो IPPs के हवाले से वो मंजर आम पर ऑल्दो के काबीना में फैसला हो गया था लेकिन पब्लिक फिर भी नहीं की गई, तो उसमें भी काफ़ी कुछ जो है वो बातें हैं जो कि मंजर आम पर और आवाम के सामने लेकर आनी चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब की एक क्वालिटी जो समझी जाती है और वो गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में भी जो नज़र आती थी वो डिटर्मिनेशन है, जहाँ पर उन्होंने जो ये बात या अवाम से जो वादा किया है कि चाहे वो जो भी लोग हों जो मुलविस इसमें पाए गए उनको सामने ज़रूर लेकर आएंगे, उनके खिलाफ एक्शन होगा कि नहीं होगा वो आगे आने वाली दिनों में फिर इस पर जो है वो सवाल ज़रूर उठेंगे कि अगर उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ, एक्शन उस तरह से नहीं हुआ। लेकिन जो डिटर्मिनेशन इमरान खान साहब की वज़ीर आज़म की नज़र आती है वो ये जो अवाम से वादा किया उसको ज़रूर वो पूरा कर रहे हैं, और जिस तरह से कमीशन बनाया गया और अपनी ही हुकूमत में अपने ही लोगों के अगर नाम उसमें आ रहे हैं तो वो मंजर आम पर भी अवाम के सामने पेश किए जा रहे हैं। ठीक है सलमान साहब, जो IPPs वाला है ना, सज्जाद अफजल साहब हैं, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जो अब एक्सपेक्टेड है इसको हेड करेंगे क्योंकि इसके अंदर बहुत टेक्निकल और लीगल ग्लिचेस हैं IPPs के अंदर। एक और चीज़, जब ये चीनी और इसकी बात हो रही थी मैं कहा थोड़ा सा चेक करें ये जितनी ट्रांजैक्शंस हैं इसमें मेजॉरिटी पर्चियों पर हो रही होती है बकायदा। और मुझे जब हमने पता किया तो पता चला कि जी जो बैंक का चेक है वो बाउंस हो सकता है लेकिन पर्ची नहीं हो सकती। इस लेवल की ये ट्रांजैक्शन है। सलमान साहब, कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं आप इसको लेकर कि ये चीज़ें जो कल्प्रिट्स हैं उनको करार वाकई सजा दी जाएगी, नोइंग जहांगीर तरीन एंड द होल सिनेरियो ऑफ पॉलिटिक्स? मंसूर साहब, इस बात पे कन्विंस हूँ, पाकिस्तान का जो इस वक्त का अदालती निज़ाम है, जो इन्वेस्टिगेशन का सिस्टम है, इसके अंदर बहुत से लकूनाज हैं और रुकावटें हैं। मुझे नहीं मालूम जो अभी अलीना ने बात की है कि इसमें लोगों को इंसाफ हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, लोग कैफरे किरदार पे पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। आप ये पूरा नैब का सारा प्रोसेस देख लेना, अकाउंटेबिलिटी का। देखिए, बात ये हुकूमत का काम है कि वो ऐसी चीज़ों की निशानदेही करके चीज़ों को सामने तो ले आएगी जो इमरान खान साहब ने करके दिखा दिया है। अब प्रॉब्लम ये है कि आगे अदालती निज़ाम उनको कहाँ तक लेके चलेगा, उसमें कितने एविडेंस होंगे, क्या उसका प्रोसेस चलेगा, वो वहाँ पर मुझे अभी भी डाउट है। और मैं फिर कह रहा हूँ, इमरान खान की हुकूमत जिस तरह से बड़े बड़े दावे करती थी ना कि हम आएंगे तो अकाउंटेबिलिटी के बारे में ऐसा शानदार काम करेंगे, किसी को माफ नहीं करेंगे, जब वो आए अंदर उनको पता चला है कि उसमें रुकावटें क्या है। अदालती निज़ाम के हवाले से, तफ्तीशी निज़ाम के हवाले से, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के हवाले से आपको मालूम है कि अंदर से मुखबरियां हुई हैं। बिल्कुल ऐसे किसी ने जाकर उनको बता दिया कि इसके अंदर ये आ रहा है तो फला आ रहा है तो फला आ रहा है। प्राइम मिनिस्टर टेबल पे रिपोर्ट बाद में आती है, पहले पब्लिक होती है। हमारे यहाँ एक नेक्सस बन चुका है। इन सब की मौजूदगी में कितना इंसाफ हो सकेगा, आई एम नॉट ऑप्टिमिस्ट, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो एक कानूनी तरीके से कुछ होना हो, पॉलिटिकली वो लोग इतने डैमेज हो जाएंगे और हो रहे हैं कि जहां उनके लिए मजीद सियासत करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अलीना, मुझे लास्ट 2 क्वेश्चंस फॉर बोथ ऑफ यू। मुझे एक चीज़ बताइएगा अलीना, 1 मिनट आ रहा हूँ, सवाल तो लेने आपको तो मेरे से भी ज़्यादा जल्दी है अलीना। अच्छा अलीना, मुझसे एक सवाल सुनिएगा ज़रा। वफाकी हुकूमत कहती है कि हमने जो किट्स हैं रिगार्डिंग ये कोरोना एंड ऑल दैट, ये हमने सिंध हुकूमत को दे दी हैं। सिंध हुकूमत कहती है हमें वो रिसीव नहीं हुई है। वो कहती हैं जी उनके पास पहुँच गई हैं और सिंध हुकूमत कहती है रिसीव नहीं हुई है। इसको आप कैसे देख रही है, ये क्या कहानी है? मैंने जब बात की दोनों, एक PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से, तो उन्होंने कहा जी हमने भेज दी हैं। जब पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर से बात की, उन्होंने कहा जी कोई नहीं भेजी। ये क्या कहानी अब चलेगी आगे? ये अनफॉर्चुनेटली अभी हम जो बात कर रहे थे, कोरोना पे सियासत होती भी नजर आ रही है इस मुल्क में। ये एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियाँ होंगी और जो होती भी नजर आ रही है, एक दूसरे पर बोतान लगाए जा रहे हैं। ये किट्स और सारे तमाम जो रिसोर्सेज हैं, ये इन सब को लेकर अभी नासिर शाह साहब का भी मैं बयान सुन रही थी कि जी जो कहते हैं कि एक भी वेंटिलेटर जो है वो नहीं दिया गया वफाक की जानिब से। तो बहरहाल
अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो फोकस होना चाहिए सबको एक पेज पे, हम यही बात कर रहे थे ना कि सबको इस वक्त एक पेज पे ठीक हो गया। लीडरशिप नजर आ रहा है हमें इस मुल्क में, जो डायरेक्शन ही नहीं है। वफाक कहता है कि जी, और प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जी स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए, सिंध गवर्नमेंट कहती है लॉकडाउन होना चाहिए। बात दोनों की बातों में जो है वो वजन नजर आ रहा है, बट एक पेज पे होने की जरूरत है, सबको एक साथ लेकर एक साथ होने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है अलीना, ठीक हो गया। अलीना शिगरी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। सलमान आबिद साहब, वेरी ग्रेटफुल। शहजादा सुल्तान साहब ने हमें ज्वाइन किया था, डीजी नेक्टा, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। द एंड ऑफ द प्रोग्राम एक चीज़ मैं कहना चाह रहा था, मौलाना तारिक जमील साहब को लेकर कुछ हमारे मीडिया के लोगों ने कोई बात की और उसके बाद उन्होंने अनकंडीशनल माफ़ी मांगी, जो कि मेरा नहीं ख्याल उनको मांगनी चाहिए थी, लेकिन उस चीज़ को लेकर एक नई डिबेट शुरू हो गई। एक नेक आदमी है और नेक बातें करता है, लोगों को अच्छे रास्ते पे चलने की तलकीन करता है। खुदारा ऐसे लोगों की इज़्ज़त कीजिए, ना कि आप ऐसे कमेंट्स करें या ऐसी कोई बातें करें। इससे किसी का कद बड़ा नहीं होगा, ना चुदराहट ज़्यादा होगी, यह आपका अपना आप बताता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पाकिस्तान टुडे। यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर। मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।